और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी तस्वीर के साथ। कोलंबिया से आई है भीषण और भारी भूकंप आया है। इमारतें जमींदोज हो गई, गिरने लगी हैं बड़ी बड़ी इमारतें। आप देख रहे हैं ये कोलंबिया की तस्वीरें। Así está Quito estos momentos. Se observaba de muchas personas atrapadas en este edificio. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इमारत देखिए। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि इमारत का मलबा गिरने लगा, नीचे अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, ऊपर से छत का हिस्सा गिर गया। ये देखिए पूरी इमारत एक तरफ झुक गई है और पूरी इमारत जमींदोज हो गई। भूकंप के झटकों से 7.4 तीव्रता का भूकंप। ये देखिए चर्च था, चर्च का एक हिस्सा गिर गया है। लोग डरे सहमे बाहर खड़े हुए, घबराए हुए लोगों को आप देख रहे हैं। गाड़ी देखिए, भूकंप के झटके से पूरी गाड़ी जमीन पर थर थर कांप रही है। एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। तो कोलंबिया में ये तेज भूकंप के झटके आए हैं। जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, झारखंड में जंतर मंतर वाला बवाल हुआ है। जैसे जंतर मंतर में हुआ था जंतर मंतर पार्ट 2। देखिए जरा क्या हुआ। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने विधानसभा की तरफ कूच किया कि विधानसभा मार्च करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि छात्र विधानसभा की तरफ ना जाने पाए। छात्रों को रोकने के लिए कटीली तारें लगाई गई थी। देख रहे हैं छात्र आगे बढ़ने पर उतारू थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स हटा रहे थे छात्र। तो जैसे ही छात्र आगे बढ़ने शुरू हुए, पुलिस ने बैरिकेडिंग चलानी शुरू की, पानी की बौछार की छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए। ये आप देख रहे हैं छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए थे। और उसके बाद देखिए छात्रों ने फिर चप्पल, जूते, बोतलें फेंकनी शुरू की पुलिस के ऊपर। ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पुलिस है, खुद को रोकने की कोशिश कर रही है।
रहे हैं छात्रों के पास बोतलें हैं, वो बोतलें फेंक के मार रहे हैं। और इस दौरान जब भगदड़ मची, जिनकी चप्पल जूते छूट गए थे वो भी उठा उठा के फेंकने लगे। उसके बाद भी जब नहीं रुके हालात, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की। आप देख रहे हैं पुलिस ने छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अब देखिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। वो वहीं बैठ गए, विधानसभा के पास तक पहुंच गए थे। मर जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, चल जाएगा। अरे आराम से नहीं सर, आप मारिए, आप जनता मारिए, सर मारिए, मारिए, बुआइए हमको, ऐसे बुआइए हमको, मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं रहेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम सरकार से आज मेरा पास लिया है, मैं मर रहा हूं। और उसके बाद देखिए हालात, पुलिस को लगा कि अब संभल नहीं रहे, छात्रों को पीछे करना है, तो पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए छात्रों को तितर बितर करने के लिए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए छोड़े जा रहे हैं। और जब आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ, तो छात्र बेहोश हो गए। छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें उठा उठा कर ले जाया गया। आगे 1 किलोमीटर है। आगे में बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खा रहे थे। जल्दी करिएगा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, सर फट गया है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे थे, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। आगे 1 किलोमीटर है। क्या पुलिस का लाठीचार्ज छात्रों को और गुस्से से भर देगा? रात को भी जो छात्र विधानसभा के पास थे उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया गया, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। खबरें खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जंतर मंतर वाला गदर हो रहा है। रांची में हजारों छात्र पुलिस सामने सामने हैं और इसकी गूंज दिल्ली और देश के कोने कोने तक सुनाई देने लगी है। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है
हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ बवाल इतने बड़े हंगामे में बदला कि विधानसभा तक में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारी छात्र कई स्तर के बैरिकेड तोड़ विधानसभा के गेट तक पहुंच गए तो 10 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 बार लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के एक्शन के बीच झारखंड के सोनम वांगचुक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सोरेन सरकार की टेंशन और बढ़ गई। अब देखिए बवाल क्यों बढ़ गया है, छात्र क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, सरकार और पुलिस क्या कह रही है, दोनों का क्या कहना है, क्यों आखिर वाटर कैनन के हालात पैदा हो गए, क्यों लाठीचार्ज कर दी गई, इसके पीछे क्या वजह है। छात्रों का कहना है झारखंड सरकार हम छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबा रही है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हो रहे हैं, निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। नियम है कि लाठी का इस्तेमाल भी कमर से नीचे होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सिर, हाथ, चेहरे, शरीर के दूसरे हिस्सों पर लाठियां मारी। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह जन आंदोलन बन गया है। छात्र कह रहे हैं देखते हैं सरकार और पुलिस की लाठियों में कितना दम है। 98% मांगे मानने का झारखंड सरकार का दावा बिल्कुल झूठा है। 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में बस 3 को रद्द करने पर सहमति जताई है। हमारी मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए और पेपर लीक और गड़बड़ी की सीबीआई जांच भी कराई जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम पद खतरे में पड़ जाएगा, छात्रों का कहना है। पुलिस कह रही है पुलिस छात्रों के खिलाफ नहीं है, प्रशासन छात्रों की मांगों पर संवेदनशील है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमने छात्रों को लगातार समझाने, बुझाने और मनाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कम से कम बल प्रयोग किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी लगातार समझाने के बाद भी बात नहीं मान रहे थे, बैरिकेड तोड़कर और बोतलें फेंकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है हमने समझाया कि धारा 163 लागू है, प्रदर्शन और भीड़ बढ़ाना मना है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी हर बैरिकेड और कटीली तार का घेरा तोड़ रहे थे, जबरन और किसी भी तरह विधानसभा परिसर के अंदर जाने पर अड़े थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, ये पुलिस ने कहा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं छात्र और क्या कह रहे हैं झारखंड के देवेंद्र महतो, जिन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक भी कहा जा रहा है। जान चल जाएगा, जान दे देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने चाहती है सरकार। एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो। हम लोग के साथ ना पाकिस्तानी से ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा, पाकिस्तानी से ज्यादा। वहाँ बाघा बॉर्डर में एक लेयर है, यहाँ देखिए 7-7 लेयर वो काटा वाला पाकिस्तानी, हम लोग की चाइना वाला है, मार दे रहा है। अरे गोलियां मारिए जी, मार दीजिए गोली। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम मार दिए, फट जाएंगे सब, मार दीजिए सब। सेंट्रल गवर्नमेट हम लोग अपना हक के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर करना पड़ेगा। आज शिक्षा हार गई, आप जीत गए सर। महिलाओं पर लाठी चलाया, महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। ये सारा नाइंसाफी को छिपाने के लिए स्टूडेंट पर आज लाठी चला रहा है। पुलिस वालों ने लाठी भी चलाई है, पुलिस वालों ने चप्पल भी चलाया। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को, उनका जवाबदेही कौन लेगा। हम कोई दूसरे देश से आए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। अचानक से पुलिस जो है हम लोग पर लाठीचार्ज कर देती है और हम लोग भागने के क्रम में चोटिल हुए हैं। और किन्हीं कहाँ चोट लगी आप? यहाँ पैर में हम लोग को चोट लगी, यहाँ पर नीचे चोट लगी है और इस साइड पैर में चोट लगी है। और जो हम लोग जो भाग रहे थे उनके क्रम में जो गिर गए, उनके ऊपर जो गिरे हुए छात्रों को भी पुलिस मारने का काम की है। जो छात्र के घुटने पर प्रहार किया गया है, मैम ये आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाइए और संदेश दीजिए सरकार को कि ये छात्र का घुटना नहीं वरन झारखंड सरकार की कमर है, जिसको स्वयं झारखंड सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। कुर्सी खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं, इसका जांच होगा। कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री।
पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं। 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। मैं थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था। पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी, तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहां पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहां से पत्थरबाजी ना हो। तो पुलिस कह रही है कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अब यह प्रदर्शन जेनजी का है, युवाओं का है और भारी संख्या में युवा वोटर भी है, इसलिए इस पर सियासत भी होनी लाजमी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। हेमंत सोरेन के घर के बाहर पहुंच गए थे, धरना दे रहे थे। नौकरी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार हाय 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 हाय, छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। हाय हाय हाय, नौकरी बेचने वाली सरकार हाय हाय हाय। अब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर, तो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा था। अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां विपक्ष की सरकार है, तो अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं दे रही, जो कोटा से लेकर प्रयागराज पर दहाड़ते और चिंगाड़ते हैं, वो रांची पर मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका मकसद छात्र हित नहीं, सियासी स्वार्थ है। राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, झारखंड सरकार छात्रों की बातें सुने और समाधान करे। अखिलेश यादव ने कहा, झारखंड में आंदोलन की असली दोषी केंद्र सरकार है, सरकार ने झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए क्या किया है, बेरोजगारी और युवाओं को अंधेरे में डालने के लिए केंद्र जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने कहा, रांची में लाठीचार्ज की तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव गौर से देखें, जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर सियासी माहौल बनाया, लेकिन असल में उन्हें न लोकतंत्र की परवाह है और न छात्रों की। उनका मकसद बस भ्रष्टाचार करना और छात्रों का भविष्य बर्बाद करना है। सुदिव्य कुमार मंत्री है झारखंड में, उन्होंने कहा, झारखंड सरकार ने छात्रों की 98% मांगे मान ली, लेकिन बीजेपी ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इसी वजह से बातचीत से मामला सुलझ नहीं रहा है। रांची की सड़कों पर हिंसा होती है तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब चुप नहीं रह सकते, उन्हें सीबीआई और ईडी से मामले की जांच करानी ही होगी। आशुतोष राका प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं, हमें झारखंड के छात्र आंदोलनकारियों पर गर्व है और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं। आंदोलन को जल्द कामयाबी मिलने वाली है। सुनिए, अब शहर दर शहर, राज्य दर राज्य छात्रों पर भी सियासत हावी है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ। झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। क्योंकि हमारे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उनके ऊपर मारपीट हो रही है। ये सब बंद करो, ये निंदनीय है, शर्मनाक है, दर्दनाक है। हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की मिलीजुली सरकार है। लेफ्ट भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री से लेके एमएलए तक अपना सपोर्ट दे चुके हैं। मुख्यमंत्री का भी मैंने सुना, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनसे बात चल रही है, उसको मानी जाएगी। तो मतलब कहाँ भाग रही है सरकार? हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उनके ऊपर पैलेट गन छोड़े गए, उनके ऊपर पानियों का बौछार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, और उसको केवल चोरी चकारी करना है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद। देखिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड उनके कान में सुनाई नहीं देता।
पंजाब उनके कान में सुनाई नहीं देता। तो छात्रों के बहाने पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग क्या है? छात्र देखिए विधानसभा के नजदीक तक पहुंच गए थे। आप ये छात्रों की भारी भीड़ है, सामने आपको विधानसभा नजर आ रही है, विधानसभा के पास तक पहुंच गए थे। छात्र कह रहे हैं मांगे मानो, सरकार कह रही है हम एक्शन ले रहे हैं। पूर्व चेयरमैन जेपीएससी के एक्स चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बताऊं, हेमंत सोरेन और सरकार का कहना है हमने 98% मांगे छात्रों की मान ली है, तो क्या सिर्फ 2% पर इतनी बड़ी जंग हो रही है? आपको बताऊं कि छात्रों की मांग क्या है और कितनी मानी गई है। पहले देखिए, छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी। छात्रों की मांग है जेपीएससी की 2023-25 की बैकलॉग परीक्षा भी रद्द हो। सरकार ने 2023-25 की जेपीएस बैकलॉग परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों की मांग है जेएसएससी की संयुक्त स्नातक परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, तो सरकार कह रही है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है। छात्रों का कहना है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो और इसकी सीबीआई जांच हो, तो सरकार कह रही है हम इसे सीधे रद्द नहीं कर सकते, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ है, हम सीधे रद्द नहीं कर सकते और रिटायर्ड जज से हम जांच को तैयार हैं। छात्रों का कहना है परीक्षा घोटालों की 90 दिन में सीबीआई ईडी जांच हो। सरकार कह रही है घोटाले की जांच सीआईडी और ईडी से करा लेंगे, लेकिन सीबीआई को नहीं देंगे। छात्रों का कहना है भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो। सरकार का कहना है जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, सुधार के लिए फीडबैक ईमेल आईडी जारी किए गए। सुनिए जरा छात्र क्या कह रहे हैं। सरकार कह रही है हमने तो सारी मांगे मान ली हैं। सुनिए, जनता जब जाग जाता है ना, कहावत है ना कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है, आपको खाली करना पड़ेगा। चले धड़ गोली मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम लोग की मांग है। अब हेमंत सोरेन बर्थडे है, बर्थडे हम लोग मना लिए, पटाखा भी हम लोग सुन लिए, अब केक भी काट लिया है हम लोग। अब हम लोग का बर्थडे गिफ्ट की बारी है, हम लोग का बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए और जैसे सीजीएल हम लोग को दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है? हैप्पी बर्थडे के तौर पे हम लोग को पार्टी नहीं चाहिए, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, जांच होना चाहिए और जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए, तो हम लोग को बेस्ट तोहफा चाहिए, सीजीएल रद्द होना चाहिए। अब बाकी को रखिए, जो गलत तरीके से गए उनका जांच करवा के बाहर निकाल दीजिए, बस यही हम लोग का डिमांड है। मैम दोबारा एग्जाम ले लीजिए, इतना तो छोटा। हम लोग लाठी चार्ज से नहीं डरेंगे, तो ऐसा मत सोचे हेमंत सोरेन जी कि हम लोग लाठी चार्ज करवा देंगे तो डर जाएंगे। न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरेगा, सिर्फ बरवतिगार। पानी भी पिचकारी जैसा यहाँ दे रहे हैं, हम तो भीजे ही नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। पेपर में करप्शन हो रहा है, पानियों में सरकार करप्शन कर रहा है, मजा नहीं आया। पानी आया, मजा नहीं आया। पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया, वो भी सही से नहीं चला। कैनन में पानी खत्म है, वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा। इतना डर गई है कि सरकार 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया स्टूडेंट लोग को। अरे मिलिए, बात कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? ये व्यवस्था सत्ता के अंदर आती है, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तो ये छात्रों का हाथ, युवाओं का हाथ सत्ता तक भी जाएगा। विधानसभा मार्च करेंगे, वहीं पे बैठेंगे, वहाँ सरकार नहीं मानेंगे तो वहीं पे धरना देकर के वहीं पे बैठेंगे, तब तक जब तक सीजीएल रद्द नहीं होता और सीबीआई जांच नहीं दी जाती, तब तक रुकेंगे वहीं पे। ये हमारा अंतिम निर्णय है और इसी पे हम अटल रहेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब छात्र सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे थे तो सीबीआई जांच की बात कहां से आ गई? रह गया सवाल 14वीं जेपीएससी में हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट पर जांच को बिल्कुल स्वीकार किया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कृत्य जो हैं, इसकी जांच हमारी सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आए हैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। सेशन चल रहा है ना, सदन में बात को रखना होगा। मैं एक विधायक हूँ तो सदन मेरे लिए है। सड़क की बात अगर सदन तक नहीं जाएगी तो कार्रवाई कैसे होगी? सड़क में जो बातें आती हैं उनको सदन तक लेकर जाना पड़ता है। तो हमने छात्रों को कहा कि आप लोग यहीं पर बैठे, जब तक की बात वार्ता ना हो, जब तक की मांग पूरी ना हो, यहीं बैठे रहेंगे। ऐसे भी
अब देखिए, हर प्रदर्शन में कुछ अलग चेहरे, कुछ अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। जैसे जंतर मंतर में आपने बहुत से अलग अलग रंग देखे होंगे, यानी प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था, कुछ अलग अलग रंग भी थे। उसी तरह यहां भी प्रदर्शन में नजर आया। देखिए, कोई स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन जंतर मंतर वाले प्रदर्शन में भी था इस बार, लेकिन पुष्पा भी पहुंच गया। तो आइए देखिए कौन था जो पुष्पा बनकर इस प्रदर्शन में पहुंच गया। झारखंड में छात्र आंदोलन में एक शख्स पुष्पा के अंदाज में नजर आया। उसके हाथ में अंगूठी और कुल्हाड़ी थी, गले में सोने की मोटी चेन। महाराष्ट्र से आया है ये, महाराष्ट्र से आया युवक अल्लू अर्जुन का बड़ा फैन है और आंदोलन में पुष्पा के अंदाज में छात्रों का समर्थन कर रहा है। पुष्पा ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा झारखंड के छात्र झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। माँ बाप झुक जाते हैं बच्चों के आगे, तो अब सरकार को भी झुकना चाहिए। रांची में प्रदर्शन के दौरान एक छात्र गोरिल्ला की ड्रेस में आ गया। गोरिल्ला बने छात्र ने हाथ में पोस्टर लिया था जिस पर लिखा था, हेमंत सोरेन सरकार हमें इतना पीछे मत ढकेलो कि हम फिर से जानवर बनने पर मजबूर हो जाएं। झारखंड विधानसभा घेराव मार्च में स्पाइडरमैन भी शामिल हो गया। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने शख्स बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया। स्पाइडरमैन को देखने और उसकी तस्वीरें कैद करने के लिए भीड़ लग गई। स्पाइडरमैन ने कहा, झारखंड सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठे स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है, इसलिए मैं छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने आया हूं। सुनिए जरा अब पुष्पा क्या कह रहे हैं। पुष्पा भाव है, पुष्पा को बहुत मानते हैं लोग। अल्लू अर्जुन सर को तो मैंने गेटअप किया, अल्लू अर्जुन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे लगा इस गेटअप का फायदा होना चाहिए स्टूडेंट को, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे छात्रों को प्रोटेस्ट करने के लिए और समर्थन करने के लिए। मैं सरकार से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, अपने जो झारखंड के छात्र है उनकी डिमांडें पूरी की जाए। बस झारखंड के स्टूडेंट फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, हरगिज झुकेंगे नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। भारत माता के। हम सेंसी है, हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका ही अलग रहता है और हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। किसी के हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं, ना अभी तक हमने आपसे इस्तीफा मांगा है। हम बस कहना चाहते हैं हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे, चाहे अब लाठी चार्ज करे या फिर अब बैरिकेड लगाए या फिर वाटरफॉल करे, कुछ भी करे, हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह, इस प्रदर्शन का चेहरा कौन है, इस प्रदर्शन का सोनम वांगचुक कौन है, तो मैं आपको मिलवाऊं। जिन्हें आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पर, देवेंद्र महतो नाम है इनका। ये अनशन पर भी हैं और भूख हड़ताल पर हैं। अब तक इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया। और छात्र आज जिन्हें उठाकर ही लेकर पहुंचे प्रदर्शन में। बड़ी बात यह है कि एक वो चेहरा जो गुमनामी में रहता है, अचानक एक प्रदर्शन में शामिल होता है और बड़ा ना। कौन है वो? ये है देवेंद्र महतो जिन्हें आप देख रहे हैं। इन्हें रांची का सोनम वांगचुक, झारखंड छात्र चार लोगों को तो आप देवेंद्र महतो की तस्वीरें देख रहे थे। सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र महतो है इस वक्त इस आंदोलन का, और छात्र उन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहते हैं। देवेंद्र छात्रों की मांगों को लेकर 9 दिन से अनशन पर बैठे हैं। तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, अस्पताल में भर्ती करने के हालात बन गए, लेकिन वो स्ट्रेचर पर लेट कर रांची विधानसभा का घेराव करने, मार्च करने पहुंचे और सरकार से बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया और कहा अब कोई बात नहीं होगी, सरकार को फैसला लेना होगा। देवेंद्र पिछले 11 सालों से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाते रहे। झारखंड लोकतांत्रिक
क्रांतिकारी मोर्चा यानी JKLM के उपाध्यक्ष हैं। महतो 2024 का लोकसभा चुनाव रांची से लड़े लेकिन हार गए एक चुनाव। सिल्ली सीट से 2024 में विधानसभा चुनाव लड़े, यहां भी हार मिली। दोनों चुनाव हारने के बाद 35 साल के महतो चर्चा में बने रहे। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के चलते 11 केस दर्ज हैं, जेल भी जा चुके हैं। देवेंद्र ने स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई रांची और हजारीबाग से की है। रांची से BA और हजारीबाग से देवेंद्र महतो ने B.Ed किया है। इसके बाद 2 भाषा हिंदी और कुरमाली में महतो ने MA किया है। ये इनका तारुफ है जो अभी हीरो हैं रांची और झारखंड के। सुनिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि आप जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। खन के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूंगा कि वो छात्रों की आवाज को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं। ये छात्रों के हित में होगा, देश के हित में होगा और आपके सरकार के भी हित में। मेरा हालचाल कोई नहीं पूछे। मैं जानते हैं एक वर्ड के कारण मेरा एक ही बार 67 से 133 BP हुआ था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। बहुत दिक्कत है अभी। मेरा हालचाल कृपया करके कोई मत पूछिए। अरे मर भी सकते हैं, रुकने का बात करते हैं। एक दिन का पीड़ा नहीं है, एक पेपर लीक का मामला नहीं है, एक पैरवी का मामला नहीं है। आप बताइए ना कौन नेता मंत्री का? भाजपा वाला का खुद जांच होगा, सब नेता लोग फंस जाएगा। आज की इस बड़ी खबर के बाद आज की एक और खबर है। खबर अतीक के बेटों से जुड़ी हुई है। जनाजे में आकर फंसा अतीक का बेटा। आपको याद होगा अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई। उसके बाद अतीक के 2 बेटे अली उमर को जेल से लाया गया था। एक को लखनऊ से, एक को झांसी से लाया गया था। और हुआ क्या कि उमर और अली को लाया गया। उन्हें लाते वक्त लंबा चौड़ा काफिला चल रहा था। गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। आगे देख रहे हैं पुलिस वैन चल रही है जिसमें उमर को रखा गया है और पीछे पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही थी उमर की गाड़ी के पीछे। बताया गया कि उमर को जब जेल से निकाला गया तो समर्थकों को यह डर और खौफ भी था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इस डर की वजह से दर्जनों गाड़ियां पीछे पीछे चल रही थी। तो गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था। अब इस पर एक्शन हुआ है क्योंकि गाड़ियों ने बहुत से नियम कायदे कानून तोड़े, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए क्या हुआ। उमर को पुलिस वैन में लेकर जाया गया और टोल के रास्ते ही गुजरे। अतीक के बेटे के काफिले में यह दबंगई तब सामने आई जब उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अहमद की पुलिस वैन के पीछे बहुत सी गाड़ियां थी। महंगी गाड़ियों के इस काफिले में 30 से ज्यादा कारें थी। लेकिन तेज रफ्तार ये गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो आरोपों के मुताबिक वहां बैरियर तोड़े और गाली गलौज की है। नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक ने इसकी शिकायत की है। जयप्रकाश यादव ने पुलिस थाने में इस बवाल पर FIR कराई है। पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज किया जिसमें आरोप है ये गाड़ियां शनिवार दोपहर टोल से गुजरी लेकिन किसी ने भी टोल टैक्स नहीं चुकाया बल्कि बैरियर तोड़ डाले। कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर ने कूदकर जान बचाई। ये प्रयागराज रूट पर हुआ। टोल कर्मचारियों ने रोकना चाहा तो उन्हें धमकाया और गालियां दी गई। पुलिस अब टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों की पहचान कर जांच में जुटी है ताकि गाड़ी चलाने वालों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई की जा सके। इनसे टोल वसूली और तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई की जा सके। गंभीर धाराओं में FIR भी हुई है।
जिनमें हत्या की कोशिश का भी आरोप शामिल है। धारा 109(1) और बाकी धाराओं में 10 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद ये गाड़ियां प्रतापगढ़ की तरफ पहुंची। अतीक के बेटे उमर के काफिले पर प्रतापगढ़ में भी केस दर्ज हो गया। अख्तियारी टोल प्लाजा के मैनेजर ने भी पुलिस से ऐसी ही शिकायत की है। कहा टोल देने के बजाय धमकी दी गई और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। बैरियर तोड़कर काफिले में शामिल लोगों ने विवाद किया। एफआईआर कर प्रतापगढ़ पुलिस सीसीटीवी खंगालने और कार्रवाई में जुट गई है। सुनिए इसके बाद अब सियासत भी हो रही है एक्शन पर। क्या कुछ कह रही समाजवादी पार्टी और क्या कह रही बीजेपी। सही सलामत जेल से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो ये शक तो पुलिस दूर कर सकती है ना। क्या विकास दुबे की तरह उनकी गाड़ी भी पलट जाएगी, उनकी भी हत्या हो जाएगी? ये लोगों को शक था। ये कानून का काम है। कानून को चाहिए था कि उनको एस्कॉर्ट करने से रोके और जनता के बीच में जो डर है गाड़ी पलटने का, मारने का, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को पीड़ा यह है कि कैसे उन माफियाओं को खाद पानी ये दे सकें। उसके लिए कुत्सित प्रयास हमेशा करते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित हैं। जो अपराधी हैं वही अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं, उनको मानना भी चाहिए। अब देखिए ये सारा शुरू हुआ एक्सीडेंट से। अतीक के छोटे बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत अकेले नहीं हुई, उसके साथ और भी साथी गाड़ी में सवार थे। ये देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जहां ये हादसा हुआ था। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। इस हादसे में बड़ी चीज ये थी कि अबान की अकेले मौत नहीं हुई। अबान के जो साथी थे उनमें बहुत से साथी घायल हो गए थे। अब हालात ये है, इनमें कई साथी गंभीर स्थिति में हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। नाम क्या है? नाम अब देखिए इस वक्त हालात क्या हैं। जो उस हादसे में घायल हुए थे, बताया गया गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। अब देखिए जिसे आप देख रहे हैं, यह उमर, जिस हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की जान गई, उसी में अबान के साथ कार में मौजूद 3 साथी घायल हुए, जिनमें उमर की हालत गंभीर है। उसकी 3 पसलियां टूटी हैं, उसके लंग्स में ज्यादा दिक्कत है। दावा है फेफड़ा फट गया है। उमर के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और हालात में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो दिल्ली भेजा गया। मेदांता अस्पताल में रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ। एक और शख्स जैद, अबान के साथ मौजूद दूसरे घायल जैद की हालत भी नाजुक है। जैद की 2 पसलियां टूटी हैं, एक हाथ और दोनों पैर में फ्रैक्चर है। उसकी गर्दन के पास जख्म है, सिर में भी गंभीर चोट लगी है। दावा है इसी वजह से जैद अस्पताल में अजीब हरकतें कर रहा है। रविवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली लाया गया और डॉक्टरों की सलाह पर ब्रेन के इलाज के लिए उसे लाया गया है। अब यहां जैद को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और शख्स, तीसरा युवक, कार में सवार रहे तीसरे दोस्त फारूक की हालत ठीक है। उसके हाथ पैर में चोट आई है, कई जगह मामूली जख्म है, इसलिए फारूक को करेली के अस्पताल में रखा गया। इस वक्त सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी सरकार शक के दायरे में, नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं। आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। संसद में बवाल रुक नहीं रहा है। सरकार तैयार है, फिर आखिर क्यों तकरार है, सवाल ये। आज प्रदर्शन हो रहा था संसद के बाहर। देखिए डिंपल यादव खुद पहुंची थी दूध का डब्बा लेकर।
किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, ये दूध की सदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दूध है, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। अब देखिए, डिंपल यादव प्रदर्शन कर रही थी चढ़ावा चोरी पर, इधर पप्पू यादव भी साधु संतों के साथ चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन में लेटे थे। करने वाले होश में आओ, आस्था के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, आप देख रहे हैं पप्पू यादव भी साधु संतों के साथ सड़क पर लेटे हैं। दूसरी तरफ ये तो बाहर प्रदर्शन हो रहा था, लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा था। खुद किरण रिजिजू कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे थे आइए विपक्ष से बैठिए सदन में, गृह मंत्री बोलेंगे। जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार। अब देखिए जरा सदन में क्या हुआ, किस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था। सबसे पहले किरण रिजिजू ने कहा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा को तैयार है। छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। रिजिजू ने कहा जब शाह बोले तो विपक्ष को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब अमित शाह बोले तो फिर विपक्ष हंगामा ना करे। गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी की मांग को फिर दोहराया। गोगोई ने कहा कि सरकार ने साफ नहीं किया है कि गृह मंत्री कब जवाब देंगे। साथ ही अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सरकार ने स्टैंड साफ नहीं किया है। वहीं अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। अखिलेश ने कहा सरकार सवालों से भाग रही है, जवाब क्यों नहीं देती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अहम बिलों पर चर्चा की मांग की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से चल रहा है, 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने वाला है। 3 हफ्ते के दौरान लगातार हंगामे से कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। सरकार की तरफ से आज 4 बिल पेश किए गए, लेकिन FCRA और परिसीमन बिल पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार FCRA बिल को JPC को भेज सकती है। सवाल यह है क्या इसके बदले परिसीमन महिला आरक्षण पर बात बन गई है। DMK सहित कई पार्टियां इस बिल का विरोध भी कर रही हैं। सरकार FCRA को JPC में भेजकर परिसीमन पर DMK का समर्थन चाहती है। सुनिए सियासतदानों को क्या कह रहे हैं, क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा। वक्त बहुत कम बचा है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन इज नॉट चेंज। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। सरकार और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है
कि दोनों विषय पे चर्चा कर लें। अब देखिए, प्रदर्शन एक बात को लेकर और हो रहा है, वो है एफसीआरए बिल। आपने सुना डिंपल यादव ने भी एफसीआरए का जिक्र किया है। आपको बताऊंगा ये एफसीआरए क्या है जिस पर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब देखिए एफसीआरए क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने नाम सुना है, एफसीआरए पर बवाल हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों हो रहा है? एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन अभी इस पर चर्चा और पारित होना यह बाकी है। विदेशी फंड को लेकर यह भारत का कानून है। देश के एनजीओ संस्थानों के विदेशी फंड पर नजर रखता है, विदेशी फंड के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। इसका मकसद विदेशी फंडिंग का राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस्तेमाल रोकना है। इसमें कई तरह की संस्थाएं शामिल हैं, चैरिटी, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक निकाय और एनजीओ हैं। इन सब को विदेशों से फंड हासिल होता है। संशोधन बिल में केंद्र सरकार को एक नामित प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया गया। यह प्राधिकरण विदेशी चंदे और चंदे से बनाई गई संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। इसका राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों ने विरोध किया है। इनके मुताबिक अगर विदेशी चंदे से स्कूल, अस्पताल या दफ्तर बनाया जाता है और अगर उस संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो बिल के मुताबिक यह संपत्ति सरकार के बनाए प्राधिकरण के पास चली जाएगी, यानी जब्त हो जाएगी। अगर संस्था तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो इस संपत्ति पर उसका कब्जा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में इस पर केंद्र के बनाए प्राधिकरण का कब्जा हो जाएगा। बिल में इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल है। इसका कई दलों और धार्मिक संगठनों ने विरोध किया है। इनको डर है विदेश से पैसा लिया, हमने संपत्ति जुटाई, इमारतें बनवाई, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू नहीं हुआ तो फिर उनकी जब्ती हो जाएगी। इस बात का विरोध है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज जहां ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहां से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध, पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, सरकार तानाशाही करना चाहती है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल ऐसे चाहते हैं कि सब चीजों को वही कंट्रोल करें। तो कैसे मुमकिन है? हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि एसपीआरए बिल भी आना चाहिए और डिलिमिटेशन बिल भी आना चाहिए और ह्यूमन रिजर्वेशन बिल भी आना चाहिए, लेकिन अभी इस सत्र में मुझे लगता है कि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन का बिल आने की संभावना नहीं। और आइए अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी से एक और खबर आई है। जैसे मैंने कई बार कहा कि यूपी में चुनाव है, विधानसभा के वक्त कम बचा है, सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। आज मायावती के भतीजे आकाश रैली कर रहे थे और रैली करते करते उनके निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे। देखिए मायावती के भतीजे राहुल और अखिलेश को क्या कह रहे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राहुल अखिलेश पर टारगेट किया। एक रैली में आकाश ने राहुल अखिलेश को अंकल कहा। आकाश आनंद ने कहा मेरी उम्र 30 साल है, अखिलेश राहुल मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, उन दोनों की उम्र 50 के पार है, हम लोग बड़ों को अंकल कहते हैं। राहुल अंकल और अखिलेश अंकल की बातों में नहीं आना। अखिलेश के पीडीए का अर्थ कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। दरअसल 2027 चुनाव को लेकर आकाश ने राहुल अखिलेश को घेरा। आकाश ने युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, खुद को यूपी का युवा चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया है। हाथरस में सादाबाद की रैली में आकाश ने बीजेपी पर भी हमले किए। आकाश बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हाथरस में रैली कर रहे थे जो मायावती का गढ़ भी माना जाता रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं आकाश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल
अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं, इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। एक गड्ढा नहीं, फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। तो आकाश कह रहे हैं फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। कॉमनवेल्थ चैंपियंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उसके बाद बॉक्सर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो देखिए पीएम मोदी ने भी बॉक्सिंग वाला पोज बनाया हुआ। ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ रील भी बनाई। आजकल जेनजी ट्रेंड में है, प्रधानमंत्री पिछले कुछ वक्त से रील बनाने लगे और देखिए जरा बॉक्सर्स और बाकी खिलाड़ियों के साथ रील बनाई। खेलेगा वो खिलेगा, ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा वो खिलेगा। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये, जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया। आधी आबादी की ये ताकत है। और लेकिन उन्होंने जिंदगी में क्या क्या झेला है मेडल जीतने से पहले, वो जानना जरूरी है। सबसे पहला नाम मीराबाई चानू का है। इंफाल ईस्ट मणिपुर से आती हैं। वेटलिफ्टिंग में 190 किलो वजन उठाकर गोल्ड हासिल किया। बचपन में वो जब जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती थी तो वो अपने भाई से भी ज्यादा वजन आसानी से उठा लेती थी। यहीं से उन्हें अपनी इस असाधारण ताकत का पता चला था। अगला नाम है शर्मिला धनखड़, हरियाणा से हैं। पैरा एथलीट शर्मिला ने F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता। 2 साल की उम्र में पोलियो होने से उनका एक पैर प्रभावित हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो इलाज भी ना हो सका। शादी हुई तो पति शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करता था। बाद में उन्होंने अपने पति को छोड़ा और स्पोर्ट्स में करियर बनाया। अस्मिता डे जो त्रिपुरा की हैं, अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय। पिता साइकिल बनाते थे, दिन भर में सिर्फ 300 रुपए कमा पाते थे। आर्थिक तंगी होने के बाद भी अस्मिता ने अपना सपना नहीं छोड़ा। टूर्नामेंट से 7 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक से सोचिए पिता का निधन हो गया। अस्मिता टूट चुकी थी लेकिन फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। अरुंधति चौधरी राजस्थान की है, कोटा की। अरुंधति ने 70 किलो भार वर्ग में भारत के लिए बॉक्सिंग गोल्ड जीता और बचपन से वो पढ़ाई में तेज थी, इसलिए पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो स्कूल में अक्सर बच्चों से लड़ जाती थी, हमेशा आक्रामक रहती थी और इसी स्वभाव को देखते हुए उनके पिता ने बॉक्सिंग की सलाह दी। बॉक्सिंग कोच नहीं था तो उन्होंने वुशु कोच से ही बॉक्सिंग सीखी। जैस्मिन भिवानी की हैं। जैस्मिन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। बॉक्सिंग से खून का रिश्ता है। उनके परदादा स्वर्ण पदक विजेता रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही जैस्मिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो गई। इस बीमारी के कारण उनका वजन घटकर 55 किलो रह गया। 1 महीने ट्रेनिंग ठप रही लेकिन 3 हफ्ते में तैयारी करके गोल्ड जीता है। अगला नाम साक्षी चौधरी का। साक्षी भी भिवानी से। साक्षी ने मुक्केबाजी में 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड हासिल किया। बचपन में उनके दादाजी मुक्केबाजी की एकेडमी लेकर गए थे। वो जूनियर स्तर पर ही 3 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। प्रिया भी भिवानी से हैं। 20 साल की प्रिया ने जाबाज बॉक्सिंग से CWG में तिरंगा लहराया है। प्रिया मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाली साक्षी चौधरी की बहन है। उनके भाई भी बॉक्सर हैं जिनके साथ उन्होंने खेल की शुरुआत की। पिता कहते हैं शुद्ध देसी खाना चूरमा खाकर वो पदक विजेता बनी है। अगला नाम प्रीति का है। प्रीति भी भिवानी से। प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मुक्केबाजी में भारत को गोल्ड दिलाया। उन्हें खेल का हुनर विरासत में मिला। माता पिता पूर्व एथलीट हैं। कहते हैं फिल्म दंगल देखकर उन्हें रिंग में उतरने की प्रेरणा मिली। कई सीनियर मुक्केबाजों को हराकर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी।
क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर। खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना, करना। अब देखिए एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वो क्या था, एक खिलाड़ी ने बताया, पाकिस्तानी खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का नाम भी नरेंद्र है, सुनिए। कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। आपका नाम नरेंद्र है, आपके। देखिए खिलाड़ी नरेंद्र कौन सी बात बता रहा था पीएम मोदी को। दरअसल हुआ ये इनके साथ कि जब दिल्ली आवास पर पीएम मोदी विजेता खिलाड़ियों से मिल रहे थे, तभी हैवीवेट बॉक्सर नरेंद्र ने उन्हें पाकिस्तान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। नरेंद्र ने बताया 2015 में उनका पाकिस्तानी बॉक्सर से मुकाबला हुआ। ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में उनकी पाकिस्तानी फाइटर से पहली फाइट थी। मुकाबले से पहले ही आर्मी ने कहा था पाकिस्तान से हार कर मत आना। मुकाबला हुआ तो नरेंद्र ने पहला राउंड 4-1 और दूसरा 3-2 से जीत लिया। हालांकि दोनों खिलाड़ी रिंग में सिर टकराने की वजह से चोटिल हो गए। फाइट खत्म हुई तो दोनों खिलाड़ियों को एक साथ अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में सामना हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी देर बाद बोला। उसने कहा, भाईजान एक बात बोलूं, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम भी नरेंद्र है और आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। मुझे अब नरेंद्र नाम से नफरत हो गई। यह किस्सा सुनकर पीएम मोदी भी हंस पड़े। नरेंद्र बेरवाल भारतीय सेना से जुड़े बॉक्सर हैं और 90 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एशियन गेम्स में पदक जीत चुके हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो बॉक्सिंग दल का हिस्सा रहे हैं। सुनिए नरेंद्र ने जब प्रधानमंत्री को एक किस्सा सुनाया। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी में आए थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। उसको तो बराबर याद रह गया। नरेंद्र नाम उसको जिंदगी भर याद रहेगा। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो प्रतिक्रिया दी वो सुनकर पीएम मोदी भी हंस रहे हैं। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।